हे जनता, वेलकम बैक, वेलकम टू वेदांतु's मैथ चैनल। आई होप जितनी भी जनता 12th स्टैंडर्ड में है वो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो फटाफट से सभी लोगों को ये वीडियो का लिंक शेयर करके बुला लो, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर्स फॉर टर्म 2, है ना। तो जितनी भी जनता 12th स्टैंडर्ड में है उनके अब बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास आ चुके हैं, टर्म 2 के एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुके हैं। तो इसीलिए द बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। मैं खुद सीबीएसई का स्टूडेंट था। 2004 में मैंने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन लिखे थे और हमारे सीनियर्स ने, हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि जितने हो सके उतने सैम्पल पेपर्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को गो थ्रू करो और प्रॉपरली उनके आंसर्स लिख के उनको तैयार कर लो। अब क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें नहीं कर रहे होते बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनर्स हैं। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर पिछले 10 से 15 साल के पेपर अगर तुमने अच्छे से देखे हैं तो आराम से 70% ऑफ द पेपर मिनिमम, आई एम टेलिंग यू, मिनिमम 70% ऑफ द पेपर विल बी रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स इटसेल्फ। और ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो हर साल रिपीट होती है और तुम खुद भी देखने वाले हो। आई एम श्योर टर्म 1 में तुम ये बात महसूस कर चुके होंगे, है ना, एक्सपीरियंस किया होगा तुम लोगों ने इस चीज़ को। तो बच्चों, आज विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर डिस्कशन फॉर सीबीएसई क्लास 12th टर्म 2, राइट एवरीवन। जो लोग नए हैं, हाँ, बाय द वे दिस इज आवर सेशन नंबर 1, दैट मीन्स और भी सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर। फॉर पीपल हु आर न्यू ऑन द चैनल, दिस इज मी योर सूरी सर। राइट नाउ आई एम ऑन वी मैथ चैनल। पहले मुझे वेदांतु जेई चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, पर बच्चों को और भी एग्जामिनेशंस की नीड की हेल्प करने के लिए, है ना, जेई, नीट, सीबीएसई, एनडीए, आई एम ऑन दिस चैनल एंड आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज आउट विद मल्टीपल ऑल सच एग्जामिनेशन। तो इस चैनल पे और इन जनरल यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं, बिकॉज तुम जितने भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, जब तुम वो क्रैक करोगे तो मोगैम्बो खुश होगा। तो अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि ये सारे वीडियोस जो तुमसे रेलेवेंट हैं वो तुम्हें ज़रूर मिले और उनका नोटिफिकेशन तुम तक ज़रूर पहुँच जाए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहानी को आगे लेके जाने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए, मैंने रीड आउट करने के लिए नहीं, इसको सेशन पीडीएफ में तुम्हें देने के लिए रखा है। बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, साइड हो जाता हूं और तुम्हें पढ़ के भी बता देता हूं कि ऐसे टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करूं तो 2 घंटे में 35 मिनट का ये सैम्पल पेपर है और 12 क्वेश्चन जो हैं वो सब के सब कंपलसरी हैं। देयर आर 3 सेक्शंस, 1, 2 एंड 3 और ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, सेक्शन सी में एक केस स्टडी है, क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, दैट मीन्स एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा एंड में। सो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। अगर देखोगे ध्यान से तो 3 + 8 + 1 12 सवाल हो गए। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है 12 क्वेश्चंस करने, लेकिन इंटरनली तुम्हें चॉइस मिल जाएगी कोई क्वेश्चन के अंदर जो मल्टीपल पार्ट्स होंगे उसमें से। ओके, तो अभी तो हम सारे पार्ट्स करेंगे, हम कोई चॉइस लेंगे नहीं, पर एक्चुअल एग्जाम में तुम्हें वो चॉइस मिलती है। ओके, ऑल्सो तुम्हें मालूम होगा कि जेई और नीट में हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स का यूज़ यहाँ भी अलाउ नहीं किया जाता है। उसके अलावा ओवरऑल जो तुम्हारे टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, उन सब के नंबर ऑफ पीरियड्स और मार्क्स का बाइफिकेशन है। उसके अलावा ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है। तो ये अलग से रेफर कर लेना तुम, अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी ले सकते हो इन 3, 2, 1, 0, -1 एंड -2, ठीक है। तो भाई 5 सेकंड देने थे, तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वैसे भी तुम्हें सेशन पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और हर बार मैं वो चीज़ प्रोवाइड करता भी हूँ, राइट। तो चलो भाई आगे चलते हैं और अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ वर्बली चीज़ें बता देना वुड नॉट बी इनफ, तो हर एक चीज़ मैं खुद भी लिख नहीं पाऊँगा। बोर्ड एग्जामिनेशन है, इट टेक्स मोर देन 2 आवर्स फॉर मी टू राइट एंड एक्सप्लेन। ऑब्वियसली जब तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे सिर्फ लिखने के लिए, तो मुझे लिख के समझाने के लिए ऑब्वियसली उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सारे ही सॉल्यूशंस जो हैं प्रॉपर जैसे होने चाहिए वो वहाँ प्लेस कर दिए हैं। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, और इसीलिए मैंने बोला कि सेशन पीडीएफ में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा ताकि तुम्हें एक स्पेसिमेन मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो चलो
क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे। ये है हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सैंपल पेपर। उसमें लिखा है कि 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलता है कि ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स at a temperature which is above 0 Kelvin and mark the donor and acceptor levels with their energies। तो पहले पार्ट को पहले आंसर करेंगे, फिर बी पार्ट को पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उनमें जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही वीक होती है। तो अगर हम उनमें कोई भी इंप्योरिटी एटम ऐड कर देते हैं, चाहे वो ट्राइवेलेंट हो या पेंटावेलेंट हो, अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो हम उसे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अगर हम एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं। 1 in 10,000 एटम्स ऑफ द पेरेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम में हम लोग एक इंप्योरिटी जो है ऐड करते हैं। उसकी वजह से सिग्निफिकेंटली जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम या उसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एटम्स ऑब्वियसली। तो उससे होता यह है कि एल्यूमिनियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग द बॉन्ड्स विद सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम उस सिलिकॉन, नेबरिंग सिलिकॉन के साथ में या जर्मेनियम के साथ में, जनरली सिलिकॉन विद बी देयर, तो उसके साथ में वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए कोई और सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में हम उसको बॉन्ड फॉर्म करवा सकते हैं। I'll tell you in the form of diagram itself। ठीक है, तो एक्सेप्टर लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक्सेप्टर लेवल है, ये हमारा एक्सेप्टर लेवल कहलाता है और ये हमारा डोनर लेवल कहलाता है। ठीक है एवरीवन, आई थिंक आई एम कॉलिंग इट राइट। हाँ, दिस इज ED इज योर डोनर एनर्जी लेवल, दिस इज योर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, करेक्टिंग इट वंस अगेन। ठीक है, तो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें जहां एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम टाइप के एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे एज इम्प्योरिटी, एंड अगर हम एन टाइप की बात करें तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो वाला ग्रुप ऐड किया जाएगा। तो मैं इसकी बात मैंने बताना शुरू किया था, तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तुम देखोगे कि यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल ऑफ एनर्जी है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली रिजाइड इन वैलेंस बैंड व्हेन दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स अमंग ईच अदर, सिलिकॉन वाले जो भी बॉन्ड्स हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स होल का पेयर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू कंडक्शन बैंड, होल्स विल स्टे इन द वैलेंस बैंड और कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जब हम लोग एल्यूमिनियम टाइप का एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के एंटर करता है और एक सिलिकॉन जो नेबर में है उसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता है ना एवरीवन। हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम जो है वो यहां बॉन्ड बना लेगा, यहां बॉन्ड बना लेगा, यहां बना लेगा, लेकिन यहां जो सिलिकॉन है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो मे बी कोई नेबरिंग सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करके वहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां लाते हैं तो ये बॉन्ड फॉर्म करके हम लोग पूरा एक बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। नाउ द थिंग इज, जितनी एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगती है वो एनर्जी का गैप ये लिखा जाता है एक्सेप्टर लेवल, जो कि एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप से बहुत कम होता है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे जब हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करा देंगे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देते हैं और वो होल क्रिएट हो जाता है कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जो एक्सेप्टर लेवल है ये एनर्जी बैंड लेवल से कम है। मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए, उससे बहुत कम एनर्जी में वो एल्यूमिनियम को बॉन्ड फॉर्मेशन कराने के लिए ब्रेक हो जाना पसंद करेगा और वहां से ब्रेक होके इतनी सी एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये काम हो जाता है और एक होल क्रिएट हो गया एडिशनली, जो वैलेंस बैंड में इजीली मोबाइल हो जाएगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सिचुएशन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जब हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो फॉस्फोरस की कहानी ऐसी है कि फॉस्फोरस ने चारों बॉन्ड क्रिएट कर लिए हैं सिलिकॉन के साथ में, ओके, और उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी होती है कि ज़रा सी थर्मल एनर्जी मिलते से ही दैट इज गोइंग टू जंप टू द कंडक्शन बैंड,
और वो एनर्जी होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के पास में, उसको बहुत थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देते से ही वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा विदाउट एनी फर्दर डैमेज ऑफ अ बॉन्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। ठीक है, तो यहां कोई भी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर एक इलेक्ट्रॉन एडिशनली कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। इसकी वजह से यहां पे कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके प्रोपोर्शनली होल्स के नंबर या ओवरऑल क्वांटिटी कम होगी। तो यहां क्या हो रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि यहां पे नंबर ऑफ होल्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना देना है। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत लगती है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, पर अगर 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ बैंड डायग्राम बना के तुम आगे बढ़ सकते हो और सिर्फ ये शो कर सकते हो। ठीक है, अगला पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का, उसमें बोला गया है द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन क्यूबिक मीटर आर इन अ प्योर सेमीकंडक्टर are given to you as 6 × 10⁻19 number of conduction electrons present in a pure semiconductor हमें बता दिए गए हैं, पर ये है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स इन द सैंपल हैविंग द डायमेंशन। तो वॉल्यूम दे दिया, अब कितने होल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स सेम होने वाले हैं। अगर मुझे पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पता है, मैं उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंट मिल जाएगी, उतनी ही मेरी नंबर ऑफ होल्स की भी काउंट होगी। तो पहले तो कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस वॉल्यूम इज बेसिकली 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, 10⁻², 10⁻², 10⁻3, यहाँ लिखा भी हुआ है दैट वॉल्यूम इज 10⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है जनता, बढ़िया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आने वाले 1 मीटर क्यूब में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, सो दिस इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही मेरे नंबर ऑफ होल्स भी होने वाले हैं बाय लुकिंग एट दिस। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस तुम ये ज़रूर करना जब भी बोर्ड के क्वेश्चंस को आंसर करो तो गिवन, आस्क्ड, व्हाट इज टू बी फाउंड, ये सारी चीज़ें हमेशा मेंशन करना। तो गिवन चीज़ों को बताओ, क्या पूछा है वो लिखो अलग से और बहुत प्रॉपरली अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस और अ मेटल प्लेट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये भी पता लगाना है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, सबको पता है कि जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम जितनी भी एनर्जी देते हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में कंज्यूम होती है और बची हुई एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाती है। इसीलिए हम लिखते हैं ये के ई मैक्स जो है उसका वैल्यू E-5 के बराबर होता है, और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसे स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं EV0 के बराबर वो एनर्जी हो गई। और दिस इज योर एच न्यू, और अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो इसे h0 लिख सकते हो वर्क फंक्शन को। ओके, तो अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, EV0 इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन को, बाय ईदर कॉलिंग दिस इक्वेशन टू लुक लाइक दिस। ओके, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c है, जिसमें नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, तो बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है बच्चों वो है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय e, और जो इसका स्लोप है यहाँ देख सकते हो वही चीज़ लिखी हुई है, स्लोप जो होगा वो होगा h/e। लुकिंग एट दिस, इफ़ यू कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c, तो m जो है बच्चों वो है h/e विच इज़ योर स्लोप। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप वैल्यू ऑफ द ग्राफ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये इजीली हम आंसर कर सकते हैं। अनदर वन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलता है कि इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 3, राइट।
ground state is n equal to 1, then second excited state becomes 3 to the first excited state and then to the ground state. तो eventually n equal to 1 पे आ रहे हो. तो identify the spectral series to which these transition belong. अगर फाइनल लैंडिंग ऑर्बिट n equal to 1 है तो पहली सीरीज ही बनती है, दैट इज लाइमन सीरीज. और देख लेते हैं कि किस तरह से उसकी मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करनी पड़े तो होगी. हमें मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी या फिर 1 बाय लैम्डा जो होता है उसे हम लिख सकते हैं एज दिस. 1 बाय लैम्डा इज रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. तो अगर हम लोग 2 to 1 जा रहे हैं, n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 जा रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो जो 2 to 1 लिखा है उसका मतलब होता है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 जाना, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अच्छे से ध्यान रखना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 3. तो 3 से 2 जाने के लिए हमें ये ट्रांजिशन लेना पड़ेगा और 2 से 1 जाने के लिए ये वाला ट्रांजिशन होगा. इसे सिंप्लीफाई करने पर 5/27 आता है और इसी का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ का रेशो होगा. तो मैथ्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इस ट्रांजिशन में फाइनल लैंडिंग ऑर्बिट इज n इक्वल टू 1 विच इज द ग्राउंड स्टेट. इसीलिए जो सीरीज यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस की है दैट इज योर लाइमन सीरीज. ओके, सेकेंड पार्ट बहुत ही ईजी है. सेकेंड पार्ट भी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू अस. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये पूरी कहानी मैंने जब बच्चों को पढ़ाई थी और जब भी पढ़ाता हूँ इनफैक्ट, तो मैं हमेशा इसे सैटेलाइट मोशन से रिलेट करते हुए पढ़ाता हूँ. बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो हम एनर्जी स्टडी करते हैं वो बहुत हद तक सैटेलाइट मोशन से रिलेट होती है, जिसमें प्लैनेट की जगह पे न्यूक्लियस है, सैटेलाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स है. और हमने सैटेलाइट मोशन में ये चीज़ पढ़ी हुई होती है कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है. पर अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है तो ये माइनस हाफ mv स्क्वायर बनेगी. ये वैल्यू टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है विच शोज द बाइंडिंग नेचर ऑफ द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट. और ये दोनों ही वैल्यूज जो है उनका न्यूमेरिकल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है. तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव. ठीक है, तो ये रिलेशन होल्ड करता है ट्रू. तो अगर हमें टोटल एनर्जी दी है -3.36 तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ दिस वैल्यू, दैट मीन्स 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. याद रखें. और अगर हमें टोटल एनर्जी दी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डबल द टोटल एनर्जी, दैट मीन्स इस वैल्यू का डबल कर देना है हमें. तो दैट वैल्यू व्हेन डबल्ड इज 6.72 एंड ऑब्वियसली माइनस साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ओके जनता, तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अब हम लोग टाइप बी या सेक्शन बी पे आ चुके हैं. सेक्शन बी में 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर. पहला सवाल बोलता है कि 2 मोनोक्रोमैटिक वेव्स हैं which are emanating from 2 coherent sources and have the displacements represented by a cos omega t and a sin, no, both are a cos omega t and a cos omega t plus phi. Phi is the phase difference between these two and we have to show the resultant intensity is given by 4 I naught cos square phi by 2. ठीक है, देखो मल्टीपल तरीके हैं. इसको अगर फेजर डायग्राम से करना चाहो तो डायरेक्टली तुम फेजर डायग्राम में एक पैरेललोग्राम लॉ टाइप ऑफ सिचुएशन दिखा सकते हो. और क्योंकि दोनों के ही एम्पलीट्यूड सेम हैं तो जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड आएगा ए स्क्वायर उसे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ फाई, है ना. और हमें ये पहले से बता दिया गया बाय द वे आई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो और भी अच्छा है, हमें हेल्प करेगा ये. तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर टेकन कॉमन 1 प्लस कॉस ऑफ फाई. ठीक है बच्चों, तो a स्क्वायर का वैल्यू 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस फाई को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. तो ये वैल्यू बन जाती है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. तो ये इंटेंसिटीज़ हैं. तो ये हो गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी
ये हो गई आई नॉट, हालांकि के भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने तो डायरेक्टली आई नॉट इक्वल टू के स्क्वायर बोला हुआ है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये हमें मिल जाता है। और ये जो एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया एम्पलीट्यूड्स के लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो लिखा हुआ है बच्चों मैंने ये वाला, ये फेजर डायग्राम से निकाला होता है, तो ये डायरेक्टली 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 आ जाता है बाई कंसिडरिंग कि वन ऑफ द वेक्टर इज ए मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, द अदर वेक्टर इज ऑल्सो ए मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है बेसिकली कैपिटल ए। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया। अगर तुम इक्वेशन से करना चाहो, ये वाला एक्चुअली बहुत ही सॉर्टेड तरीका लगता है मुझे पर्सनली, लेकिन अगर तुम मैथमेटिक्स से जाना चाहो तो वो भी मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इज y1 प्लस y2, तो a cos ओमेगा t प्लस फाई, ओके, एंड देन a cos ओमेगा t, ये है cos a प्लस b, जिसे ओपन कर दिया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाले जो दो टर्म्स दिख रहे हैं जहाँ पे cos ओमेगा t लिखा हुआ है, वहाँ a cos ओमेगा t कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos फाई बचेगा। ठीक है, सो a cos ओमेगा t 1 प्लस cos फाई माइनस a साइन ओमेगा t साइन फाई, तो a इंटू 1 प्लस cos फाई एंड a इंटू साइन फाई को हम लोग रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ r cos थीटा r साइन थीटा। मैथमेटिकल तरीके हैं ये सिंप्लीफाई करने के। तो यहाँ पे देखो, जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा, आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया और 1 प्लस कॉस फाई को ओपन कर दिया, तो 1 प्लस कॉस फाई बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 बन जाएगी, ए स्क्वायर बाहर वेट कर रहा है, 2 प्लस 2 कॉस फाई, 2 भी बाहर ले लोगे तो 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 5/2, अब वहीं पहुंच चुके हैं वापस। तो ये वैल्यू जो है दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, और a स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं द आई नॉट जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें, तो हमें वैल्यू मिल गई। दूसरे पार्ट में हमें बोला है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो बहुत आसान होती है क्योंकि हमें इंटेंसिटी में कॉस स्क्वायर 5/2 मिला हुआ है, तो अगर कॉस 5/2 की वैल्यू 1 या -1 हुई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, अगर वही वैल्यू 0 हुई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि 5/2 की वैल्यू पाई का मल्टीपल बनना चाहिए, है ना, फॉर वैल्यू टू बिकम n पाई, मतलब या तो +1 पाई या -1 आए, उसके लिए पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो फाई की वैल्यू जो है बच्चों वो 2 पाई का मल्टीपल आना चाहिए। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0 लाना है, एंड फॉर दैट π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, और इसीलिए फाई की वैल्यू आनी चाहिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, एंड दैट इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके जनता, दिस इज डन। अगले पे आते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट ऑप्टिक्स का सवाल है। वी आर इन द सेक्शन बी, section number 2. Draw a ray diagram to show the formation of image of an object placed on the axis of a convex refracting surface. तो अगर convex refracting surface के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ओके, तो वहाँ से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। और हमें वो जो जनरल फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे n1 और यहाँ n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 इज ग्रेटर देन n1 है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता लगाना है n2/v minus n1/u equal to n2 minus n1/r, where r is the radius of curvature of this surface. तो देखो बच्चों, यहाँ पे रे डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो गया, ये v डिस्टेंस हो गया, और ये u डिस्टेंस हो गया, विच इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, इमेज ऑब्जेक्ट। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, और ये है नॉर्मल रे, ये लाइन जो दिख रही है वो नॉर्मल रे है NC। तो ये हो गया हमारा N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर बात करूँ इन ट्राइंगल ONM, ओके, या फिर इनफैक्ट इन ट्राइंगल ONC, ओके, तो दिस वन इज ट्राइंगल ONC, जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
राइट एवरीवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, NOM एंड NCM। ठीक है, अब क्योंकि सारे एंगल बहुत छोटे हैं तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा और टैन थीटा के बराबर होगी, तो मैं NOM एंगल जो है उसको टैन थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूं NM/OM। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है NCM उसे लिख सकता हूं NM/MC, तो NM/MC भी आ गया। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे विच इज NCI, ओके, और ट्राइंगल NCI पे जब आएंगे तो अब ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू R प्लस I एंगल, तो हम बोल सकते हैं R विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल माइनस I एंगल, तो R इज इक्वल टू NCM माइनस NIM, वही लिखा हुआ है। तो NCM एंगल को लिख दिया मैंने NM/MC, और NIM एंगल को यानी कि इस एंगल को मैंने लिख दिया NM/MI। ठीक है एवरीवन, अब हमें मिल चुकी है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के एक्सप्रेशन, तो हम जा सकते हैं स्नेल्स लॉ के ऊपर विच सेज दैट N2/N1 इज sin I/sin R, या N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, और एंगल्स इतने छोटे हैं कि इसको I/R लिख दूं तो N2 into R इज इक्वल टू N1 into I, N2R इक्वल टू N1 I, तो R यहाँ से प्लेस कर दो, I वहाँ से प्लेस कर दो, NM कैंसिल कर दिया, 1/MC 1/MI 1/OM 1/MC, तो 1/MC डायग्राम में ध्यान से देखो दैट इज R और प्लस R, MI on the right hand side is plus V, OM on the left hand side is the distance of object U, that's why minus, and MC already radius of curvature है। इसे रीअरेंज करोगे, R वाले टर्म एक तरफ लेके आओगे तो जो तुम्हें मिलेगा वो है हमारा एक्सप्रेशन दैट वी वर लुकिंग फॉर। सेम थिंग एक्चुअली कैन बी डन फॉर अ कॉन्केव सरफेस एज वेल, पर क्वेश्चन में क्योंकि हमें कॉन्वेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगाने बोला गया था, हमने वो वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है। ठीक है जनता, अब सेकंड क्वेश्चन जिसमें बोला गया, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ट्रीट होती है और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव ट्रीट करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, पहले वाले के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ, दूसरे वाले के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ, दोनों को कंबाइन करोगे तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर ये एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल होता तो सिंपली पावर के अप्रोच से चले जाते, दैट पावर इफेक्टिव इज गोइंग टू बी P1 प्लस P2, ओके, और इसे बोल दूंगा मैं कि 1/f इज द ओवरऑल फोकल लेंथ, वही पता लगाने के लिए बोला है। P1 जो है वो 1/f1 है, लेकिन दूसरे वाले की जो पावर है वो नेगेटिव है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, तो एक्चुअल में पावर नेगेटिव आने वाली है कॉन्केव लेंस के, और यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। तो देख सकते हो, अगर पहले वाले के लिए बात करूं तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन पहले वाली लेंस का इमेज का फॉर्मेशन I1 पे होता, अब I1 ट्रीट होगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव लेंस और उसकी इमेज फाइनली बनने वाली है I पे, तो पहले लेंस के लिए V' और -u यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो लिखा है ये V' है, ये जो लिखा है ये -u है, और ये लिखा है V, ये है ऑब्जेक्ट O, ये है इमेज I1 और ये है इमेज I। आई होप तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, पिछले स्लाइड पे ऑलरेडी बड़ा डायग्राम दिखाया था। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसे अप्लाई किया मैंने f1 के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लेंस के लिए, फिर सेकंड वाले लेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया। देख सकते हो इक्वेशंस को अकॉर्डिंगली, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। जब दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो 1/f1 माइनस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो वी मूव फ्रॉम देयर एंड हमें समझ में आता है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ से भी मिलता है। ठीक है, तो चाहो तो इसे अगर ये कभी 1 मार्क्स में आए तो डेफिनेटली वो करना चाहिए, अगर ये ओवरऑल ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो सिर्फ इतना लिख के हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन, हाँ ये है प्रॉबेबली मैंने ओवर एलैबोरेट किया हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर को। हमें बोला गया है यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the electron in hydrogen atom undergoes a transition from higher to lower energy level, and when electron in the hydrogen jumps from n equal to 4 to 3 to 1,
विच ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी फॉर्म्ड। हमें मालूम है कि अगर 1 पे जाओगे तो लाइमन, 2 पे जाओगे तो बामर, 3 पे जाओगे तो पास्चन। लाइमन बामर पास्चन, तो अपोजिट जाऊं तो पास्चन बामर और लाइमन सीरीज आने वाली है, वो तो हमें पहले ही पता है। पूरा डेरिवेशन ध्यान से एक बार देख लो। ये वाला स्लाइड एक्चुअली ऑप्शनल लगता है मुझे, लुकिंग एट कि उसने पूछा है हमसे टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मैं मान सकता हूँ कि एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे पता है। अगर नहीं पता है तो कहानी शुरू करनी पड़ेगी कि बोर्स के अकॉर्डिंग, नील बोर के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से, वो kq1q2/r² है। इस इक्वेशन से मैं mv² वाला टर्म अलग करके निकाल के रख देता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² होती है, पोटेंशियल एनर्जी kq1q2/r होती है। तो यहाँ पे mv² का टर्म पुट कर दिया तो मुझे मिल गई काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हियर। पोटेंशियल एनर्जी होती है kq1q2/r, जिसमें एक चार्ज नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी पुटअप किया तो kZe²/r विद अ माइनस साइन, हमें ये वैल्यू भी मिल जाती है। टोटल एनर्जी के लिए मैंने दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी जो आती है, ध्यान से देख सकते हो, इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, लेकिन ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये दोनों ही वैल्यूज पोटेंशियल एनर्जीज की हाफ आती हैं। पोटेंशियल एनर्जी में जो वैल्यू है वो वैल्यू में अगर मैं हाफ करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन में यूज भी किया। तो ओवरऑल टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अब तुम्हारे सामने यहाँ लिखा हुआ है, विच इज kq1q2/r का आधा, kq1q2/r का आधा है, जो होना भी चाहिए था। ठीक है, अब हमें पता है कि mv²/r जो है वो kq1q2/r² है पहली इक्वेशन से, और v को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट mvr इज nh/2π। मतलब क्या, वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी इज कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है एंड इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो वहां से वेलोसिटी nh/2π mr यहाँ पुट कर दी, स्क्वायर ओपन किया तो r का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस r के एक्सप्रेशन को हम टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो जैसे ही वो पुट करेंगे हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। तुम चाहो तो कहानी यहाँ से शुरू कर सकते हो, अगर नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर नॉट हाई, अगर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो यहाँ से कहानी शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में r वाला जो टर्म था kZe²/2r, r का टर्म लिखा, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, और टोटल एनर्जी को हमने रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिया, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन हु z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देख सकते हो फॉर इनिशियल एंड फाइनल एक्सप्रेशन वही है। तो हम बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी में जंप करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे जिनकी एनर्जी h न्यू के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द 2 लेवल्स। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन आता है वो यहाँ तुम्हारे सामने है, और यहीं से हम 1/λ को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1/nf माइनस 1/ni इनका स्क्वायर। ठीक है, तो कहानी बहुत सिंपल सी थी। हमने पोस्टुलेट से शुरू किया, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उनको ऐड करके टोटल एनर्जी, फिर रेडियस वाले एक्सप्रेशन को टोटल एनर्जी में पुट किया, और फिर ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स के लेवल पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो है लेंदी है बट डेफिनेटली डूएबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 विच वी हैव डन। 7th पे आ जाते हैं। इसमें बोला है how does one explain the emission of photoelectrons or electrons from a photosensitive surface with the help of the Einstein's photoelectric equation। और उसके बाद में हम उसी से बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। भाई सबसे पहली बात तो हमें मालूम है कि जितनी भी एनर्जी हम एक मेटल सरफेस को देते हैं उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में कंज्यूम हो जाती है और बची हुई एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। अगर हम जो एनर्जी हम दे रहे हैं h न्यू, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कम करते जाएं, यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट कम करते चले जाएं, लेस एनर्जेटिक लाइट को अगर सरफेस पे फॉल कराएं तो उसका इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी पे आता है, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी। एक सर्टेन वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, वहां जाके काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट बिकम्स 0। ओके, एंड द ओवरऑल एनर्जी दैट यू आर गिविंग इज ओनली यूटिलाइज्ड एज द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। इसे यहाँ पे वर्क फंक्शन की जगह लिखेंगे तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। तो इसी इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करके लिखते हैं
तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी जितनी भी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं उसमें से वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी का वैल्यू जो मटेरियल है वो कंज्यूम कर लेता है, बची हुई एनर्जी लेके हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो दिस इज हाउ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर generated. This is called as photoelectric effect and photoelectric equation of सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसी इक्वेशन के लिए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके उसके अलावा अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें सोडियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम एंड निकल, याद है मुझे इनके नाम, इनके हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बोला गया है कि एक 3300 एंगस्ट्रॉम की लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो मेटल सरफेस पे बाय प्लेसिंग द लेजर सोर्स। तो पहले तो ये कर रहे हो, ओके, और 1 मीटर अवे रखा है सोर्स को। एंड व्हाट विल हैपन इफ द लेजर सोर्स इज ब्रॉट नियर बाय 50 सेंटीमीटर। तो उस पर बाद में आते हैं, पहले तो 3300 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी दे रहे हो। जब वो कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू आती है hc बाय लैम्डा से 3.76। बाय द वे hc का डायरेक्ट वैल्यू याद रखो 1242, अगर तुम वेवलेंथ की वैल्यू तुम्हें एंगस्ट्रॉम में दी हुई है तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 330 नैनोमीटर। अगर ये एंगस्ट्रॉम में पुट करते तो 12420 लिखना पड़ता, तो वैल्यू आती है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, तो देख सकते हो सोडियम और पोटेशियम के केस में तो ज़्यादा है, लेकिन मोलिब्डेनम और निकल के केस में वो नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि इनके वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, इनको मिनिमम इतना वैल्यू तो चाहिए, तो हमारे पास उतनी एनर्जी है नहीं देने के लिए। एंड दैट इज व्हाई मोलिब्डेनम एंड निकल बैंड गैप इज मोर, सो नो इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग व्हाट विल हैपन इफ द लेजर सोर्स इज ब्रॉट नियर। अगर हम लाइट के सोर्स को पास भी ले आएंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाली, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ा देने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। ऐसा हो रहा होता ना तो हम फिर वुड से भी निकाल लेते, नॉन कंडक्टर से भी निकाल लेते, पर ऐसा नहीं होता। सोर्स चाहे कितना भी पास हो, कितना भी दूर हो, उससे सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर फॉलिंग वो चेंज कर सकते हो, और इवेंचुअली हर फोटोन से हर इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से आने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन द वैल्यू ऑफ possibility, rather I should say the possibility of photo emission will not change। तो चाहे तुम इंटेंसिटी बढ़ाओ कम करो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, कुछ भी कर लो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। तो हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा सोडियम और पोटेशियम में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोलिब्डेनम और निकल में। ठीक है, नेक्स्ट वन जनता, इसमें पहला पार्ट बोलता है कि इफ बोथ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व्ड, okay, then in what way is mass converted into energy in a nuclear reaction? So please explain by giving one example also। भाई हमें मालूम है कि जो इक्वेशन है, जैसे कि अगर ये एक फ्यूजन की इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों ही न्यूक्लियर लेवल की इक्वेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर ऑलवेज द सेम। तो डिफरेंस क्या है? तुम देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ड्यूट्रियम है और यहाँ पे ट्रीटियम में कन्वर्ट हो गया है, तो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मास नहीं दिखाई देगा ऐसे, लेकिन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है। तो जैसे जैसे फ्यूजन होता जाएगा वैसे वैसे और भी हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स क्रिएट होते चले जाएंगे, और वो जो ग्राफ हम लोगों ने स्टडी किया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हाइड्रोजन से लेकर आयरन तक जाते जाते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो वैसे ही एक रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होगी, और इसीलिए डेफिनेटली जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम होती बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो फैक्टर है, उससे ओवरऑल एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड में रिलीज होती चली जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी हेयर रिलेटिवली उससे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी हमें रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है,
तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट स्टेबल मिलता है तो उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है, रिलेटिवली अनस्टेबल, रिलेटिवली मोर स्टेबल। एक बार पढ़ते हैं जरा स्टेटमेंट में क्या लिखा है। एज द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर गेट कंजर्व्ड, we see that the total rest mass of neutron and proton will be similar on both sides, but it is examined that total binding energy of nuclei on left side should not be same as on the right hand side, and this difference amount is basically what gives you the reaction energy। मैंने बताया तुम्हें कि यहाँ पे थोड़े कम स्टेबल होंगे जो रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई होगी, ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई होगी, तो यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, सेकेंड वन अच्छा सवाल है। इसमें बोला है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है विच इज यूजिंग यूरेनियम 235 एज द फ्यूल एंड 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड इन दैट power plant. The efficiency of the reactor is 25%. So what is the amount of uranium fuel used per year in the reactor? The thermal energy released per fission is 200 mega electron volt. तो हमें पता लगाना है कि अगर 250 वॉट का प्लांट हम लोगों ने लगाया हुआ है तो कितना फिशनेबल मटेरियल हर साल ज़रूरत पड़ती होगी उसकी, एंड नंबर विल बी एक्चुअली सरप्राइजिंग। सो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज 250 मेगावाट, उसे जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो 250 और मेगा इज 10 to the power 6, तो इतने नंबर ऑफ जूल्स पर सेकेंड जनरेट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पूरे साल भर की बात करें, ये तो पर यूनिट टाइम है, पूरे साल भर की बात करें तो इतनी एनर्जी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डेज से, तो टोटल 7.8 इंटू 10 to the power 15 जूल्स एनर्जी इन 1 ईयर। ओके, this is the energy which is generated in 1 year, this much 10 to the power 15 joules of energy। हमें मालूम है कि हर एक फिशन मटेरियल यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है, पर यूरेनियम 235 न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसे जूल्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 200 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19, तो वहाँ पे -13 है क्योंकि मैंने मेगा वाला फैक्टर जो 10 to the power 6 है वो वहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो सिंप्लीफाई करने पर दिस इज 3.2 इंटू 10 to the power -11 जूल्स एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से ड्यू टू फिशन इतनी एनर्जी हमें मिल रही होती है। अब इतनी एनर्जी का सिर्फ 25% ही है जो वी कैन से कि यूज हो रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इतनी हमें थर्मल एनर्जी मिलती है, पर उस थर्मल एनर्जी का सिर्फ 25% ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, तो उसको 25% वैल्यू निकाला, तो दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय 1 यूरेनियम न्यूक्लियस। ओके, एक यूरेनियम न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी मिलती है। ओके, अब हमें रिक्वायरमेंट कितनी है एनुअली वो हमें पता है, एक यूरेनियम न्यूक्लियस से कितना मिलेगा वो एनर्जी भी पता है, तो कितने नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस लगेंगे हमें, द नंबर ऑफ फिशंस रिक्वायर्ड और द नंबर ऑफ यूरेनियम्स रिक्वायर्ड, यूरेनियम न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड comes out to be 9.85 into 10 to the power 26 number of यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई की हमें ज़रूरत पड़ रही है। नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करूं, ऑब्वियसली नंबर्स ऑफ मोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, इनका वैल्यू पता है, तो 1.6 इंटू 10 to the power 3 आ गया। और मास अगर निकालना है तो वो भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं अब तो, राइट? मतलब क्या है, तो सिंपली इस मास को यहाँ लेके चले गए, वही कैलकुलेशन हमने यहाँ की है, तो मास आ जाता है 1.6 इंटू 10 to the power 3 विच इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ द यूरेनियम एटम, तो वो वैल्यू हमें मिल जाती है 384.4 kgs। बहुत ही सरप्राइजिंग वैल्यू है। रफली 400 किलोग्राम पूरे साल भर में एक न्यूक्लियर रिएक्टर को चाहिए होगा इन ऑर्डर टू जनरेट 250 मेगावाट एनर्जी और बिकम अ पावर प्लांट ऑफ 250 मेगावाट। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, है ना? मस्त क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, गुड एवरीवन, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि यूजिंग हाइगन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यूज हाइगन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू शो हाउ अ प्लेन वेव फ्रंट at t equal to 0 propagates and produces a wave front at a later time। ठीक है, तो पॉइंटर्स बता देता हूं।
I'll get a site so that you can read. Huygens theory, obviously we know that is based on certain assumptions. One of the assumption is that the source send waves in all possible direction. Yes. For a point source, a wavefront is spherical, line source के लिए cylindrical, and a distant source will send parallel or plane wavefronts. Each point of a wavefront act as a secondary source, which we call as secondary wavelet. The envelope, okay, the envelope of all the wavelets at a given instant gives the position of the new wavefront. मतलब जो envelope है of all the wavelets at a given instant gives the position of new wavefront. तो यहाँ से अगर मैं इन सारे wavefronts को एक tangent से टच करता चला जाऊँ या एक plane बनाता चला जाऊँ तो हमें नए wavefront की position मिल जाती है. The ratio of sine of angles of incidence and sine of angle of refraction is constant, and it is also equal to the ratio of velocity of the waves in the two medium, and that is what we call as Snell's law as well. Okay, so everyone, when the light will travel from rarer to denser medium, the speed will decrease, but it does not imply the reduction in energy. ठीक है, तो इस तरीके से वो डायग्राम ज़रूर तुम प्रॉपरली बना सकते हो by looking at the textbook. उसके अलावा सेकेंड पार्ट में बोला है when monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency. Why? Why do they have the same frequency? फिर से पॉइंटर्स पढ़ते हैं जरा इसके लिए भी. Reflection and refraction occur due to light interaction with the atoms at the surface of the separation. तो light जो है वो surface के atoms से interact करती है, and these atoms which get interacted with the light are regarded as oscillators. ठीक है, so light incident on such atoms forces them to vibrate. तो वो atoms vibrate होते हैं with the frequency which is frequency of light, and the light emitted by these charged oscillators is equal to their own frequency of oscillations, and therefore both reflected and refracted lights have the same frequency as the frequency of incident light. बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी लाइट उन एटम्स पे फॉल करती है तो वो ऑलमोस्ट उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से उनसे आगे जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी वही होती है. ओके, so they said to be having the same frequency. Okay, so when monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and the refracted light will have the same frequency as the incident frequency, and that is why we say that when light travels from one medium to another, wavelength can change, velocity can change, but the frequency does not change. Okay, next one, I think probably one of the easiest of the lot. इसमें बोला गया है कि एक डायग्राम हमें बताया गया है. AC is being fed to X and Y two devices, तो corresponding output भी बताया गया है हमें वहाँ पे. तो हमें पता लगाना है कि इनमें से सर्किट X और Y जो हैं वो क्या हैं, उनके लेबल डायग्राम बनाओ और उसके बाद में थोड़ा सा Y का वर्किंग भी एक्सप्लेन करो. तो मैं मालूम है कि ये पूरी AC जो है वो यहाँ पे रेक्टिफाई हो गई है, तो X जो है वो एक रेक्टिफायर है और दूसरे वाले केस में भी रेक्टिफिकेशन हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि X और Y दोनों ही रेक्टिफायर्स हैं, पर X में हाफ ही वेव रेक्टिफाई हो रही है तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा, और Y में फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है तो इट इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर. ओके एवरीवन, तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम समझ लेते हैं. दिस इज द इनपुट, दिस इज इनपुट AC, एंड दिस इज आउटपुट विच वी कॉल एज DC, क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं होगी. ओके, so we also say that rectifier is a device which converts AC to DC. तो जब भी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव बनेगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड और कंडक्ट करेगा. जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा वो रिवर्स बायस में चला जाएगा और उसके बाद में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा इन द रिवर्स बायसिंग ऑफ योर डायोड. ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की, तो यहाँ पे फिर से ये इनपुट AC सिग्नल है, आउटपुट DC सिग्नल है. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा. जब सेकेंड हाफ साइकिल आएगी विच इज़ नेगेटिव, तो ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो पहले हाफ साइकिल से D1 का आउटपुट आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल से D2 आएगा, और ऑल्टरनेटली हमें सारे के सारे आउटपुट्स D1 और D2 के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे, लीविंग none of the input signals go zero, or all the inputs are getting rectified. Okay, so that's what happens in the circuit Y.
Next one, we have to plot a graph for angle of deviation as a function of angle of incidence for a triangular prism. उसके बाद में उसका एक्सप्रेशन भी डेराइव करेंगे। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड सा ग्राफ है जिसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को गिराते चले जाते हैं फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू या लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, तो जो एंगल ऑफ डिविएशन है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है फॉर अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो इस तरह का एक ग्राफ है जो तुम्हें ड्रॉ करना होगा। लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस। ट्राइंगुलर प्रिज्म की शक्ल एक बार देखते हैं हो क्या रहा होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है जहाँ से इंसिडेंट लाइट आती है, फिर यहाँ से एक लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है प्रिज्म में से और फाइनली एक आउटपुट लाइट आ जाती है। ओके, तो ये जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था PL, वो कितना एंगल बना रहा है फाइनल पाथ से, दैट इज कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये है एंगल ऑफ डिविएशन। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि वो ग्राफ बताओ, तो होता ये है कि ये एंगल ऑफ डिविएशन अपनी मिनिमम वैल्यू को जब अचीव करता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये एंगल ऑफ R1 एंड एंगल ऑफ R2 भी इक्वल हो जाते हैं। सो व्हेनेवर यू हैव मिनिमम डिविएशन हैपनिंग, डेल्टा बिकमिंग डेल्टा M, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो गए। उसके अलावा हमें मालूम है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अब दोनों R इक्वल हो गए तो एंगल ऑफ R value is a/2. So this is one thing which we will need. Second one, we know this from our earlier understanding that angle of deviation is I1 plus I2 minus A होता है। ठीक है, तो A को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ऑलरेडी हमें मालूम है I और I दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसे 2I लिख सकते हैं और I का वैल्यू रीअरेंज करके बन जाएगा A प्लस डेल्टा M/2। So now we have angle of refraction, we have angle of incidence. We can say Snell's law, which is mu is equal to sin I by sin R, क्योंकि refractive index of prism is mu, refractive index of outside medium is 1. तो we can say that mu is sin I by sin R. I की जगह पे लिख दिया A plus delta M/2, R की जगह पे लिख दिया A/2, and we have our final expression for refractive index of the prism. Okay, so deduce the expression for the refractive index in terms of angle of prism and angle of minimum deviation. So we have that. ठीक है everyone? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और आखिरी सवाल पे आते हैं जो कि सेक्शन C हो गया। सेक्शन A में 3 सवाल थे, सेक्शन B में कितने हो गए? 7 सवाल हो गए, नहीं 8 सवाल हम लोगों ने किए, 11 क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रिंज विड्थ। तो अगर हम लोकेशन ऑफ 1 ब्राइट फ्रिंज और उससे पहले वाले ब्राइट फ्रिंज या 1 डार्क फ्रिंज उससे पहले वाले डार्क फ्रिंज को सबट्रैक्ट करेंगे तो एक फॉर्मूला मिलता है जिसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, लैम्डा कैपिटल D/D, where lambda is the wavelength of the light, capital D is the separation between slits and the screen, D is the gap between the 2 slits. Okay, so अगर हम इसे एक मीडियम में डिप कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा D by mu D, एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी है बीटा बाई डी और लैम्डा बाई स्मॉल डी। पहला सवाल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमस फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। मतलब अगर D का वैल्यू 2 लैम्डा हो जाए तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमास मिलेंगे। तो हमें मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है d साइन थीटा वो n लैम्डा होता है, d साइन थीटा इज n लैम्डा। d की वैल्यू 2 लैम्डा पुट करोगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू इवेंचुअली फॉर मैक्सिमास 2 मिल जाएगी। तो n की वैल्यू 2 मिलने का मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर 2, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे 2, तो टोटल सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा 2 और 2 तो 4 प्लस 1। सो टोटल नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर of values of maximas will be 5 including the central maxima. कब? जब slit gap is twice the wavelength of light used. Second one, in Young's double slit experiment, if yellow light is replaced by blue light, what will happen to the interference fringes? हमें मालूम है कि जो blue light होती है, okay, उसकी wavelength comparative to yellow light कम होती है ना। लैम्डा फॉर येलो इज लेस देन लैम्डा फॉर ब्लू, और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा है, फ्रिंज विड्थ है,
तो अगर हम येलो की जगह ब्लू लाइट लेके आएंगे तो हम वेवलेंथ कम कर रहे होंगे, वेवलेंथ कम करेंगे तो बीटा कम हो जाएगा और इसीलिए मेरे फ्रिंजेस भी नैरो, छोटे होते चले जाएंगे। ओके, second one, sorry, rather third one, in Young's double slit experiment, if the separation between the slits is halved and the distance between the slits and the screen is doubled, मतलब D जो है that becomes D by 2 and capital D becomes 2D। तो पहले जो बीटा था that is lambda capital D by small d, अब वो हो जाएगा lambda 2 capital D by D by 2 and that makes it 4 times lambda capital D by D, which means quadrupled, 4 times हो जाएगा हमारा fringe width। Fourth one, when the complete Young's double slit experiment is immersed in water, what will happen? Obviously refractive index बढ़ेगा, और अगर refractive index बढ़ेगा तो frequency तो change नहीं होगी लेकिन speed of light ज़रूर कम हो जाएगी, because हमें मालूम है mu is inversely proportional to the speed of light। तो ऐसे में बच्चों we can say that अगर wavelength फ्रीक्वेंसी अगर अनचेंज्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में जाने पर बढ़ा तो वेव वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी, है ना। लास्ट पार्ट, इन अ 2 slit experiment with a white light, a white fringe is observed on the screen kept behind the slits. So when the screen is moved away by 0.5 meter, this white fringe will does not move at all। क्यों? क्योंकि दोनों slits जो हैं they are forming white light, all colors are basically converging at the central maxima, so even if you move that central maxima की position तो change होने वाली नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ आगे पीछे लेके जा रहे हो, तो central maxima तो अभी भी वहीं बनेगा, it is not going to move at all। okay? तो जनता, एज आई टोल्ड यू कि मैं तुम्हें प्रॉपर आंसर्स बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली तुम्हें कैसे आंसर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस सब सॉल्यूशंस के एडिशन में हर बार आंसर्स लिखते समय अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना। जो 2 घंटे मिलेंगे उसमें ऐसा नहीं कि पहले 1 घंटे में तुम बहुत इत्मीनान से हर एक चीज़ को बताते हुए, स्केल से लाइन खींचते हुए, मल्टीपल कलर्स के पेन यूज़ करते हुए सारे आंसर्स को बॉक्स में पुटअप करते हुए चल रहे हो, लेकिन मालूम पड़ा कि 12 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हुए 1 घंटे के अंदर, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में तुम इतना ज़्यादा भागोगे कि ना तुम्हें हैंड राइटिंग की फ़र्क पड़ने वाला है, ना तुम बॉक्स में कुछ डालने वाले हो, ना तुम नंबर ऑफ लाइन स्पेसिंग प्रॉपरली छोड़ने वाले हो, ना मल्टीपल कलर्स यूज़ करने वाले हो। तो इसीलिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, पूरा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। मोर देन दैट एक सजेशन प्रैक्टिकल देना चाहूँगा, हमेशा आंसर्स को रिप्रेजेंट करते समय, फाइनली देते समय एक एक लाइन छोड़ के आंसर लिखो। इवन इफ योर हैंड राइटिंग इज नॉट दैट गुड अकॉर्डिंग टू यू, स्पेसिंग छोड़ने से तुम्हारे आंसर्स की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प द एग्जामिनर। ठीक है, सो दैट्स माय प्रो टिप फॉर यू फॉर टुडे। और ऐसे ही आगे जो सैम्पल पेपर्स आएंगे उसमें और हेल्प करता जाऊंगा मैं तुम्हें। आई होप दैट ये वाला सैम्पल पेपर तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा। खुद से इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करना, बाद में इसको देख के रेफर करना पीडीएफ को भी। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम और ज़्यादा हेल्प चाहते हो, और भी ज़्यादा पर्सनलाइज हेल्प चाहते हो, तो CBSE टर्म 2 के लिए वी हैव एन अमेजिंग अफोर्डेबल सुपर डुपर वुपर प्राइस फ्रेंडली क्रैश कोर्स गोइंग ऑन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, यू गाइज आर गेटिंग 60+ आवर्स ऑफ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस। ओके, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है ये। लेट्स ऑल्सो से दैट कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल मॉक टेस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Classes taught live will be recorded and made available to watch anytime anywhere। तो जो भी लाइव सेशंस हैं वो तुम बाद में जब भी चाहो रिकॉर्डेड देख भी सकते हो। You can ask unlimited number of doubts inside the class and also on the Vedantu's app post the class। तो भाई डाउट्स भी आंसर हो जाएंगे। Assignments and handwritten notes are for given you for daily revision। ठीक है, तो अगर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो प्राइसिंग ज़्यादा होगी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइसिंग इज सुपर डुपर फ्रेंडली। अगर तुम ये कोड यूज़ करते हो, जो तुम्हें अलग से टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तुम सिर्फ उस पर क्लिक करो। ये क्रैश कोर्स पहले 10,000 का था, बट नाउ इट हैज़ बिकम 2,000, पर वो भी तुम्हें नहीं देना है बिकॉज दिस कोड हैज़ ऑलरेडी इनहेरेंटली अप्लाइड इन द लिंक। बस फटाफट से जाना है, क्लिक करना है, जो भी तुम्हारा पेमेंट फ्रेंडली मेथड है उससे जाके 1800 रुपये पे करके कोर्स लगाओ सीधा और बेनिफिट उठाओ इस कोर्स का। ठीक है, तो जनहित में जारी है, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, सैम्पल पेपर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। तुम्हें मालूम है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे हर एक फ्रेंड
के इक्वल चांसेस हैं 95% प्लस लेके आने के जितने हमारे हैं, तो यहाँ पे कुछ रिलेटिव नहीं है। दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल कि अपने मित्रों की हेल्प करो बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद देम। और अगर चैनल पे नए हो बाय एनी चांस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू आर गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस of these videos which we are doing for you. So Janta, on that note, this is Mogambo. I'll sign off and I'll see you guys very soon, and we'll keep on seeing in different series. Till then, take care. Bye bye.